हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपराठा जीएस क्लासेज में। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सीधे प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश काल में किन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था? पहला ऑप्शन बंगाल, मध्य प्रांत, बम्बई, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पहले देखते हैं कि जो प्रेसिडेंसी था बंगाल, मद्रास और बम्बई, जो प्रेसिडेंसी कहा जाता था वो किसको कहा जाता था? बंगाल, मद्रास, बंगाल, मद्रास और बम्बई को, बॉम्बे को प्रेसिडेंसी कहा जाता है। तीन प्रेसिडेंसी में आते थे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ये तीन लोग प्रेसिडेंसी में, तीन राज्य आते थे। इन प्रेसिडेंसियों का प्रशासन गवर्नर तीन सदस्यों वाली, देखेंगे यहाँ पे जो इनका जो गवर्नर था वो तीन सदस्यों वाली काउंसिलिंग की सहायता से, इसमें तीन सदस्यों वाली जो काउंसिलिंग होती थी उनकी सहायता से चलाता था, और उनकी नियुक्ति जो होती थी वो सम्राट के द्वारा की जाती थी। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे बंगाल और मुंबई, जबकि मध्य प्रांत क्या था? मध्य प्रांत प्रेसिडेंसी के अंतर्गत नहीं आता था। तो बंगाल, बम्बई और मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसी के नाम से जाने जाते थे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दे दी गई। गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसे कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के महत्वपूर्ण फैसले मानने के लिए बाध्य था। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा जा रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो कथन 3 होगा आपका, देखते हैं। कथन 3 यहाँ पे राइट आंसर होगा कि यहाँ पे जो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के महत्वपूर्ण फैसले मानने के लिए बाध्य था। तो देखते हैं भारत के लिए 1858 में, भारत के लिए 1858 के कानून के तहत, इसके कानून के तहत यह व्यवस्था की गई थी। कौन सी व्यवस्था? तो कि गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसे कार्यकारी परिषद कहा जाता है, कार्यकारी परिषद होगा जिसके सदस्य विभिन्न विभागों के प्रमुख और गवर्नर जनरल के आधिकारिक सलाहकार होंगे। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, इसमें हो जाएगा, ये कह रहा है कि यहाँ पे गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के महत्वपूर्ण फैसले मानने के लिए बाध्य होंगे। तो यहाँ पे बाध्य नहीं होंगे, जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बनाया जाएगा वो किस लिए होगा? तो गवर्नर जनरल के आधिकारिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत गठित इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस काउंसिल को कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं था, यह एकमात्र सलाहकार समिति थी। भारतीय बजट पर इसका कोई नियंत्रण नहीं था। उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखते हैं कि इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो इस काउंसिल को कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं था, ये तो सत्य है, क्योंकि यहाँ पे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को कोई वास्तविक अधिकार नहीं था, ये सही है। और यह एकमात्र सलाहकार समिति थी, यह भी सही है। भारतीय बजट पर इसका कोई नियंत्रण नहीं था, तो यह भी सही है। इस प्रकार से इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई असत्य कथन नहीं है। भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो स्थानीय स्वशासन का आरंभ लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो चौथा कह रहा है, तो स्थानीय स्वशासन की दिशा में अगर देखा जाए तो बहुत ही हिचकिचाते हुए यह कदम उठाया गया था सन 1882 में। सन 1882 में यह कदम लॉर्ड रिपन की सरकार ने यह कदम उठाया था स्थानीय स्वशासन आरंभ करने का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे देखते हैं, सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया। सेना में भर्ती जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर किया जाने लगा। अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिकों को भी शामिल किया जाने लगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, असत्य कथन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा असत्य कथन होगा, ऑप्शन नंबर सी, अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिकों को शामिल किया जाने लगा, ये सरासर गलत है। तो पहला और ए और बी यहाँ पे जो दिया गया है वो सही है। सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों को ज़्यादा बढ़ावा मिला, ये सही है।
सेना में जाति और धर्म और क्षेत्र के आधार पर भर्ती किया जाने लगा, ये भी सही है। लेकिन कभी भी भारतीय सेना को अधिकारी वर्ग में जल्दी शामिल नहीं किया जाता था। और यहाँ पे देखते हैं जो ब्रिटिश थे उन्होंने 1858 के बाद, देखेंगे 1858 के बाद सेना का जो सावधानी के साथ पुनर्गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य था विद्रोह न होने देना और अधिकारी वर्ग से भारतीयों को बाहर रखने की पुरानी नीति का सख्ती से पालन किया गया। और देखेंगे 1914 ईस्वी तक, 1914 तक कोई भी भारतीय कभी सूबेदार के पद से ऊपर नहीं उठ सका। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों ने किन्हें लड़ाकू जाति, देखेंगे यहाँ पे, किन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया? पंजाबियों को, बिहारियों को, गोरखा, पठानों, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं जो 1857 की क्रांति के बाद, यहाँ पे 1857 की क्रांति के बाद अगर देखेंगे तो सेना में जो भर्ती होती थी वो जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर की जाती थी। और यह कहानी गढ़ी गई कि भारतीयों में कुछ लड़ाकू जातियां और कुछ गैर लड़ाकू जातियां हैं। जैसे अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन किन्हें लड़ाकू जाति में रखा गया और किन्हें गैर लड़ाकू जाति में रखा गया। तो गैर लड़ाकू देखेंगे यहाँ पे, तो लड़ाकू जातियों में रखा गया अवध, अवध को, और उसके बाद बिहार को, अवध बिहार, उसके बाद मध्य भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत, इन सभी को, सॉरी इन सभी को गैर लड़ाकू में रखा गया था। किसमें? इन सभी को गैर लड़ाकू में रखा गया था। और जिन्हें लड़ाकू में रखा गया था वो कौन कौन से हैं? तो लड़ाकू में रखा गया था इन्हें पंजाबी, पठान और गोरखा। जो लड़ाकू थे इसमें पंजाबी, गोरखा और पठान। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका, यहाँ पे देखते हैं तो पंजाबियों को लड़ाकू में, और गोरखा को और पठानों को, तो इन तीनों को लड़ाकू जातियों में शामिल किया गया था। जबकि बिहारियों को, अवध को और मध्य भारत और दक्षिण भारत को गैर लड़ाकों में रखा गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, सुभाष चंद्र बोस, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ ठाकुर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय थे। 1863 में देखेंगे, 1863 में यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय थे जो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। कौन बड़े भाई थे? तो सत्येंद्र नाथ ठाकुर। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिशों द्वारा शिक्षित भारतीयों के प्रति अपनाई गई शत्रुता की नीति के प्रमुख कारण कौन थे? तो ब्रिटिशों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष, ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी चरित्र का विश्लेषण करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, आधुनिक कल कारखानों की स्थापना करना, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा जा रहा है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिशों द्वारा शिक्षित भारतीयों के प्रति अपनाई गई शत्रुता की नीति के प्रमुख कारण क्या थे? तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा इसका, केवल 2 और 3, यहाँ पे दोनों सही होगा। ब्रिटिश शासन के जो साम्राज्यवादी थे, ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी चरित्र का विश्लेषण करना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करना। इस प्रकार से इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर होगा। ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी चरित्र का विश्लेषण करना भी सही है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में श्रम सुधार संबंधी पहला कानून इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में बना। यह मुख्यतः संबंधित था बाल श्रम सुधार से, महिला श्रम सुधार से, समय को कम करने से, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में बनाया गया, जो यह कानून मुख्यतः बाल श्रम से संबंधित था, बाल श्रम से संबंधित था। उसके बाद दूसरा जो कानून बना, और इसमें एक देखते हैं, इसमें कहा गया था इस कानून में कि 7 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनको कारखानों में नहीं लगाया जाएगा, कारखानों में
नहीं लगाया जाएगा। और उसके बाद 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों से प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा। ये इस कानून में बताया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण क्या था? मजदूर आंदोलन, भारतीय बुद्धिजीवियों द्वारा चलाया गया आंदोलन, ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे जो 10वां होगा, ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव। ब्रिटेन के उद्योगपति श्रम सुधारों के लिए दबाव डाल रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि भारत में जो मजदूरी कम होने के कारण भारतीय उद्योगपति जो हैं वो भारतीय बाजार में उन्हें जल्द ही परास्त कर देंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव, इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मजदूरों की दशा सुधारने के संबंध में 1881 में बना पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट तथा 1891 में बना दूसरा इंडियन फैक्ट्री एक्ट को किन औद्योगिक क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाय तथा कॉफी के बागान उद्योग, इसमें लागू नहीं किया गया। तो इसको विस्तार से देखते हैं कि ये दोनों अधिनियम श्रम सुधार के क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला इंडियन फैक्ट्री 1881, अभी हमने बताया जो पहला इंडियन फैक्ट्री लगाया 1881, दूसरा लगाया गया 1891। तो ये दोनों अधिनियम लाए गए ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो जिसमें से 1881 में जो संबंधित था वो बाल श्रम से संबंधित था, बाल श्रम से। और उसके बाद जो 1891 में लाया गया दूसरा इंडियन फैक्ट्री एक्ट, यह किससे संबंधित था? तो यह मजदूरों की जो साप्ताहिक छुट्टी थी, ये मजदूरों की साप्ताहिक साप्ताहिक छुट्टी से संबंधित था। और उसके बाद महिलाओं को जो काम था उनके घंटे सुनिश्चित करने से था। इसका संबंध महिलाओं का जो काम था उसके कितने घंटे महिलाएं काम करेंगी उसको भी लेकर रिलेटेड 1891 में था अधिनियम। तो 1881 अधिनियम बाल श्रम से था और 1891 जो अधिनियम था वह साप्ताहिक महिलाओं जो मजदूर थे उनके साप्ताहिक छुट्टी और महिलाओं को कितने घंटे काम करना है इसको लेकर के ये नियम बनाए गए थे। तो यह नियम किस पर लागू नहीं किया गया? तो चाय तथा कॉफी के बागान उद्योग में यह नियम लागू नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? विलियम बेंटिक को, चार्ल्स मेटकाफ को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड मिंटो को, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफ को। तो यहाँ पे देखेंगे जो चार्ल्स मेटकाफ थे इन्होंने 1835 में चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था। प्रतिबंधों से भारतीय प्रेस को इन्होंने प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था, मुक्त कर दिया किसे? तो भारतीय प्रेस को इन्होंने प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था। और इस कदम का शिक्षित भारतीयों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया था और इसी कारण ही मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, मेटकाफ को। अंग्रेजों को नेपाल के साथ युद्ध के बाद किन क्षेत्रों को अधिकार प्राप्त हुआ? गढ़वाल तथा कुमायूं, सिक्किम, अरुणाचल, मसूरी, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंग्रेजों को नेपाल के साथ युद्ध के बाद किन क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त हुआ? तो आइए देखते हैं। पहला देखेंगे इसमें जो राइट आंसर होगा गढ़वाल तथा कुमायूं, उसके बाद सिक्किम और उसके बाद फिर मसूरी। ये तीन चार राज्य था, उन्होंने अंग्रेजों को नेपाल के साथ युद्ध के बाद इन क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। तो 1814 में देखेंगे यहाँ पे 1814 में अंग्रेजों और नेपाल अंग्रेजों और नेपाल के मध्य युद्ध आरंभ हुआ। उसके बाद अंग्रेज नेपालियों से हर मामले में अधिक श्रेष्ठ थे। अंत में नेपाल की सरकार को ब्रिटेन की शर्तों पर बातचीत करनी पड़ी। नेपाल को गढ़वाल तथा कुमायूं के जिले छोड़ने पड़े तथा तराई के क्षेत्रों पर भी अपना दावा त्यागना पड़ा नेपाल को। उसे सिक्किम से भी हटना पड़ा था और उसके बाद इस समझौते से भारतीय साम्राज्य हिमालय तक फैल गया था। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा गढ़वाल, कुमायूं, सिक्किम तथा मसूरी, यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। और ब्रिटिशों को हिल स्टेशन बनाने के लिए शिमला, मसूरी और नैनीताल जैसे महत्वपूर्ण स्थान भी मिल गए थे।
यंडाबू की संधि देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यंडाबू की संधि किसके बीच हुई थी? ब्रिटिश तथा नेपाल, ब्रिटिश तथा अफगानिस्तान, ब्रिटिश तथा भूटान, ब्रिटिश तथा वर्मा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश तथा बर्मा, इसका राइट आंसर होगा, ब्रिटिश तथा बर्मा। तो देखेंगे 1824 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में ब्रिटिश भारत के शासकों ने बर्मा पर, जिसे म्यांमार कहा जाता है, बर्मा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, बर्मा पर हमला कर दिया, युद्ध छेड़ दिया 1824 में अंग्रेजों ने। मई 1824 में ब्रिटिश नौसेना ने समुद्र के रास्ते रंगून पर अधिकार कर लिया और राजधानी अवा से, देखेंगे राजधानी उस समय बर्मा की अवा हुआ करती थी, राजधानी अवा से 45 मील दूर पहुंच गए और यंडाबू की संधि के द्वारा फरवरी 1826 में यंडाबू की संधि हुई थी। यंडाबू की संधि कब हुई? तो 1826 में यंडाबू की संधि हुई, दोनों के बीच शांतिपूर्वक स्थापित हुई थी। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय निम्नलिखित में से कब लिया गया? पहला ऑप्शन देखते हैं, रानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्ञी घोषित करने के समारोह में, जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाने के समारोह में, बंगाल के विभाजन की घोषणा के साथ में, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा जा रहा है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाने के निर्णय निम्नलिखित में से कब लिए गए थे? तो यहाँ पे देखते हैं, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा, जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाने के समारोह में किया गया था। तो देखेंगे डेट इसका, देखेंगे जो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। इसमें 1 लाख से अधिक भारतीय शासक और राजा महाराजा, अंग्रेज अफसर और सिपाही आदि सब जमा हुए थे और यह जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक समारोह था। इस मौके पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का ऐलान किया गया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुआ था? कलकत्ता में, मुंबई में, मदुरा में, अहमदाबाद, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बम्बई। बम्बई इसका राइट आंसर होगा। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में भारत का फर्स्ट जो पहली सूती कपड़ा मिल था, सूती कपड़ा मिल बम्बई में, कहाँ पे? बम्बई में 1854 में स्थापित की गई थी और यह कताई मिल थी। कौन सी मिल थी? यह कताई मिल थी, कताई मिल। निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है? पिछला आंसर हमने बता दिया था। तो इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है? विलियम जोन्स, हेनरी टॉमस कोलब्रुक, नैथेनियल हॉलहेड, वारेन हेस्टिंग्स, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स इसका राइट आंसर होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है वारेन हेस्टिंग्स। तो विलियम जोन्स ने हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नैथेनियल हॉलडेड के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। तो इन तीनों ने मिलकर, देखेंगे यहाँ पे, इन तीनों ने मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। विलियम जोन्स, हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड, इन तीनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, जबकि वारेन हेस्टिंग्स उससे संबंधित नहीं थे। और उसके बाद एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो दोस्तों बता दें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीपीएससी टीआरई 3 के लिए। यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3 में ये तो आना ही आना है, क्योंकि कथन से 3-4 प्रश्न आते हैं हर एक टीआरई में। तो यहाँ पे देखते हैं, इसका जो राइट पहले जेम्स मिल ने बोला था, थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने,
विलियम जोन्स ने, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन नाम पूरा होने की वजह से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जी हाँ, आप सही पकड़ रहे हैं, थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जिसको हम मैकाले मैकाले बस बोलते हैं। तो यह जो कथन है, वक्तव्य है, यह थॉमस बेबिंगटन मैकाले का है, जिन्होंने कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। तो यह कथन था थॉमस बेबिंगटन मैकाले का। जो थॉमस बेबिंगटन मैकाले थे वो जो प्राच्य शिक्षा का विरोधी तथा पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक भी थे ये, और इन्होंने ही ऐसा वक्तव्य बोला था। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न तो बड़ा है लेकिन देखते हैं। चलिए, अंग्रेजों ने अपने शासन काल में भारतीय समाज में विधवाओं और बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानूनी प्रयास किए। निम्नलिखित में से ऐसे प्रयासों का सही कालक्रम क्या है? तो ऐसे प्रयासों का जो सही कालक्रम है यहाँ पे, सती प्रथा पर रोक, विधवा विवाह के पक्ष में कानून और बाल विवाह निषेध अधिनियम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो सती प्रथा पर रोक लगाया गया था, देखते हैं यहाँ पे, सती प्रथा पर रोक कब लगी थी? तो यह रोक लगा था 1829 में। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा राम मोहन के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा था। उसके बाद विधवा विवाह के पक्ष में जो कानून आया था, दूसरा देखेंगे, विधवा विवाह के पक्ष में जो कानून आया था, ये 1856 में आया था। 1856 में कौन लाया था? तो ईश्वर चंद विद्यासागर, ईश्वर चंद विद्यासागर, इन्होंने 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून लाया था। और बाल विवाह निषेध अधिनियम, ये बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। तो इस प्रकार से जो इसका सही क्रम होगा, वो पहले सती प्रथा पर रोक लगाया गया था 1829 में, उसके बाद विधवा विवाह के पक्ष में कानून 1856 में, उसके बाद बाल विवाह निषेध 1929 में। तो इसका ये सही क्रम होगा। आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, वीर सलिंगम पंतुलु, स्वामी विवेकानंद, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 ईस्वी में किया था। तो चलिए दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चैनल अभी तक नहीं किए हैं आपने सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।